श्री कृष्णा मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, एकाधिपत्य शोधन फलादेश के बारे में आज जानकारी दूंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका साधन करना बताया था, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मुझे रुकना पड़ा। देखो, एकाधिपत्य शोधन मैंने आपको बताया है कि जो फलित की हमें सटीकता की जो जानकारी है उसके बारे में उसका प्रयोग करते हैं कि जैसे हमारा कोई ग्रह है वो कितना बली है, वो कहाँ फल देगा, या भाई के बारे में है, बहनों के बारे में, उसके संतान भाई होगा नहीं होगा, संतान होगी नहीं होगी, और उसको कन्फर्म आप कैसे करोगे, कैसे बताओगे, इसके बारे में आपको जानकारी होना अनिवार्य है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले जैसे कल मैंने आपको सिखाया था एकाधिपत्य शोधन, तो वो थी किताब मेरे हाथ में अपने किताब देखी थी, पुस्तक के द्वारा कैसे ज्ञान दिया जाता है। जैसा मैंने अपने गुरुओं से सीखा एकाधिपत्य शोधन के बारे में, वो भी मैं आपको बता दूं, जिससे आप लोगों को अच्छी जानकारी रहे और सरलता से आप लोग एकाधिपत्य शोधन कर सकते हैं। उसके बारे में भी मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा लगेगा टाइम, उसको मैं बता देता हूँ वो भी, फिर उसके बाद फलित की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको सूर्य और चंद्र का बता दिया था, आज हम मंगल का लेके चलते हैं कि एकाधिपत्य फलादेश के बारे में हम चलेंगे, आज चर्चा करेंगे। फलादेश ही की बात होगी। केवल एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ कि हम लोगों ने गुरुओं से सीखा क्या है, एकाधिपत्य शोधन करना कैसे सीखा था, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे चार्ट वही बनेगा, राशि लिख लेना, मंगल एकाधिपत्य शोधन, राशि मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन और योग। त्रिकोण शोधन मैंने आपको बताया, त्रिकोण शोधन चार्ट मैंने बना ही दिया था आपका। इसी तरह मंगल को जो पॉइंट प्राप्त थे, मेष में 0, वृष में 4, मिथुन कर्क में 0 0, सिंह में 1, कन्या में 3, तुला में 1, वृश्चिक में 5, धनु में 0, मकर कुंभ में भी 0 0 और मीन में 1 बिंदु ये त्रिकोण में प्राप्त थे। अब हमें इसका एकाधिपत्य शोधन करना है। तो सूत्र मैंने आपको बता ही दिए थे, लेकिन वो सूत्र किताबी थे। मैं आपको आसान सा सूत्र समझा देता हूँ, उसे आप लोग नोट कर लेना। उससे आप लोग करोगे तो आपके सही रहेगा। उसको जो हम लोगों ने सीखा है अपने गुरुओं से, वो चीज़ नोट कर लीजिए। जब एक राशि के बिंदु, ध्यान रखो, जब एक राशि के बिंदु दूसरी राशि के बिंदु से कम हो, जैसे एक राशि मैंने बताया, दो राशियाँ, जो सूर्य और चंद्र हैं, इनकी एक राशियाँ हैं, और मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, इन सभी की दो राशियाँ हैं। तो इसमें मैंने बताया कि जब किसी एक राशि के बिंदु, कोई एक राशि है, उसकी बिंदु दूसरी राशि के बिंदु से कम हो, तब क्या करोगे, तब कम बिंदु वाले दोनों राशियों में आप लिख देंगे। जैसे माना एक राशि की दो राशियां हैं, किसी राशि दो राशि हैं, उसमें जो कम बिंदु है, जो कम वाले बिंदु, वो आप दोनों में ही लिख देंगे। ये सीधा सा सवाल है, उसमें कोई काटा पीठी नहीं है कि दोनों बिंदु प्राप्त हैं। तो जब आप एकाधिपत्य शोधन करोगे तो जो कम बिंदु जिसमें प्राप्त है, जिस राशि में, वो आप दोनों में लिख दोगे। पहला सूत्र ये आप लोग दिमाग में बिठा लीजिएगा। दूसरा, जब दोनों राशियों के बिंदुओं में एक में शून्य प्राप्त है, वैसे आपने देखा कि दो राशियां हैं किसी के, और किसी एक राशि में शून्य बिंदु प्राप्त है, तो आप क्या करेंगे, तो वहाँ एकाधिपत्य शोधन नहीं करेंगे। एक में शून्य लिखा है तो शून्य लिख दोगे, दूसरी में जो राशि वही लिख दोगे। जबकि पिछले पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है कि एकाधिपत्य शोधन करते समय अगर एक राशि में शून्य है तो दूसरी में भी आप शून्य लिख देना। कल मैंने शायद लिखा भी होगा इस तरह से, क्योंकि किताबी कीड़ा वही आदमी होता है, वो किताबों की भाषा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो शास्त्रोक्त विधि है, जो हमने गुरुओं से सीखा है, वो यही है कि अगर एक राशि में, जैसे दो राशियाँ हैं, एक में शून्य बिंदु प्राप्त है और दूसरे में कुछ भी बिंदु प्राप्त है, तो आप जैसे है वैसे ही लिख दोगे, वहाँ एकाधिपत्य शोधन का रूल लागू नहीं होगा। इसी प्रकार अगर कोई दो राशियाँ हैं और दोनों में ही ग्रह बैठी हुई हैं,
तब भी एकाधिपत्य शोधन नहीं होगा। अब नेक्स्ट सूत्र समझ लीजिए। जब दो राशियों के बिंदु समान हैं, कोई राशि आपने ली, उसके बिंदु आपस में समान हो गए, तो आप दोनों के नीचे ही 0 लिख देंगे, शून्य लिख देंगे। वहाँ जो उनको बिंदु प्राप्त हैं वो नहीं लिखेंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब हम एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ देखा हमने मेष राशि और वृश्चिक राशि। हमने मेष में देखा 0 पॉइंट प्राप्त है और यहाँ वृश्चिक में 5 बिंदु प्राप्त हैं। तो सूत्र ने क्या कहा कि जहाँ एक राशि में अगर 0 बिंदु प्राप्त हैं तो जो चीज़ जैसे है वैसे ही आप लिख देना। मैंने पहला सूत्र क्या है, जब एक राशि में के बिंदु दूसरे से कम हो तो कम बिंदु राशियों दोनों राशियों में लिखें। तो जो चीज़ जैसे वैसे ही लिख देना है। 0 है अगर तो जो है आप जैसे है वैसे ही लिख दीजिएगा। तो जैसे मेष के लिए हमने 0 लिख दिया और वृश्चिक जो है जहाँ 5 है 5 के 5 उसी तरह आप लिख देना। यहाँ एकाधिपत्य शोधन नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। वहाँ एकाधिपत्य शोधन नहीं होगा। ये दूसरा सूत्र था, जब दोनों राशियों में बिंदुओं में एक में शून्य हो तो वहाँ एकाधिपत्य शोधन नहीं होगा। ये दूसरा वाला सूत्र यहाँ पर लग गया। दूसरा देख लीजिए, यहाँ एक वृष और तुला। वृष में देखो यहाँ 4 बिंदु, हाँ वृष में देखो यहाँ 4 बिंदु प्राप्त है, तुला में 1 बिंदु प्राप्त है। एक राशि को 4 बिंदु प्राप्त हैं, दूसरी को 1। तो यहाँ सूत्र यह कहता है कि जो जिस राशि, जैसे दोनों एक ही स्वामी के दोनों राशियाँ हैं, शुक्र के दोनों ही राशियाँ हैं, तो इसमें जिसमें कम बिंदु प्राप्त हैं वही बिंदु आप दोनों में लिखेंगे। जिसमें ज़्यादा है उसमें भी वही अंक आएगा और जिसमें कम है वो भी बिंदु वही लिखोगे। उसके नीचे वही बिंदु है 1 लिखा जाएगा, जो दूसरी राशि है उस पर भी वही बिंदु आप लिखोगे। जितने बिंदु प्राप्त हैं दोनों में 1-1 लिख देंगे। जो कम बिंदु है वो आप दोनों ही राशियों में लिखेंगे। ये आपका दूसरा सूत्र हो गया। नेक्स्ट मिथुन और कन्या। मिथुन और कन्या, मिथुन और कन्या में देखिए क्या है, यहाँ पर एक में ग्रह बैठी है दूसरी में ग्रह नहीं है। एक में ग्रह है दूसरी में ग्रह नहीं है। तो उसमें क्या सूत्र कहता है कि भाई जिस राशि में मिथुन है और कन्या, तो इसमें कहते हैं कि जिस राशि में, जबकि यहाँ देख रहे हैं कि मिथुन राशि में यहाँ 0 बिंदु प्राप्त हैं और कन्या में भी 3 बिंदु प्राप्त हैं। तो सूत्र क्या कहता है कि अगर एक राशि है जिसमें ग्रह है और दूसरी राशि में ग्रह विहीन है, तो आप क्या करेंगे, उसमें से जिसमें ग्रह विहीन राशि है उसमें से, वैसे सूत्र यह कहता है कि वहाँ जो हमने पिछले बताया था उसमें से आप घटा दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सूत्र यह कहता है कि अगर एक में 0 जिसमें ग्रह बैठी है उसमें बिंदु अधिक हैं, दूसरी जो राशि है जो ग्रह विहीन है उसमें अगर शून्य बिंदु प्राप्त हैं तो जैसी स्थिति है वैसे ही स्थिति आप वहाँ लिख देंगे, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेम उसी तरह हमने यहाँ लिख दिया 3 के 0, जो 0 बिंदु प्राप्त है त्रिकोण में तो 0 लिख दिया। वहाँ 3 बिंदु प्राप्त थे हमको, तो 3 के 3 उसी तरह बिंदु हमने लिख दिया। यथा स्थिति, वहाँ कोई त्रिकोण शोधन हमने नहीं किया। नेक्स्ट समझ लीजिए, कर्क और सिंह में, कर्क सिंह में सेम वैसे ही रहेंगे। कर्क सिंह में क्योंकि उनकी एक राशियाँ हैं, तो इसी तरह का तुला वृश्चिक तक हो गया। मैंने बताया था कि धनु और मीन में, धनु मीन, यहाँ धनु मीन में देख लीजिए आप, दोनों में ही ग्रह बैठी हैं, तो दोनों में जब ग्रह होने की तो जो स्थिति है दोनों में वैसे ही रहेगी। अगर जिसमें ग्रह बैठी हैं तो वहाँ भी एकाधिपत्य शोधन नहीं होगा। तो जो धनु में जो बिंदु प्राप्त है वैसे लिख दिया जाएगा, जो मीन में प्राप्त है वो उसको उसी तरह उसी से लिख दिया जाएगा। हमने देखा मकर और कुंभ। मकर कुंभ में भी, यहाँ मकर कुंभ में भी ग्रह बैठी हुई है, तो जो स्थिति है सेम उसी तरह एकाधिपत्य शोधन नहीं होगा, सेम उसी तरह लिख दिया जाएगा। इस तरह आपने एकाधिपत्य शोधन आपने किया। कल की भी वीडियो आप समझ लेना, आज की भी वीडियो से एकाधिपत्य शोधन दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया है। अब आपको मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की हिचक रह जाएगी एकाधिपत्य शोधन करने में। आप बड़े आराम से एकाधिपत्य शोधन कर सकते हैं। और चर्चा करते फलादेश। ये हमारा मान लो चार्ट बन गया
एकाधिपत्य शोधन का चार्ट बन गया। हमको क्या देखना है कि जो हमको बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, जगह एकाधिपत्य शोधन हुआ, इसमें एक एक 2 3 5 5 1 6 6 5 11 1 12 कितने बिंदु प्राप्त हो गए? 12। अब मंगल को हमें एकाधिपत्य शोधन में 12 बिंदु प्राप्त हो गए। इसी तरह हमने सभी ग्रहों का निकाला कि सूर्य को हमें 5 मिला, चंद्रमा में 9, मंगल में 12, बुध में 14, गुरु में 6, शुक्र में 6, शनि में 16। ये हमको एकाधिपत्य शोधन में बिंदु प्राप्त हुए। जब आप लोग साधन करेंगे इस चार्ट का, इस प्रकार से आपको बिंदु ये प्राप्त होंगे, कुल योग। उसमें आप ध्यान रखेंगे सूत्र क्या कहता है, ये ध्यान नोट कर लेना ये कि फल विचार करते समय किसी में अगर 10 से 15 बिंदु प्राप्त हैं किसी भी ग्रह को, जैसे मंगल को यहाँ 12 प्राप्त हुए, किसी भी ग्रह को 10 से 15 बिंदु प्राप्त होंगे वो उत्तम फलदायक होगा। और 5 से 10 बिंदु प्राप्त हैं तो सामान्य से अधिक फलदायक होगा। अगर 5 से कम बिंदु प्राप्त हैं किसी ग्रह को, वो कनिष्ठ यानी अल्प फल देने वाला होगा। अब इसी सूत्र को हम यहाँ लागू करते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य यहाँ क्या है, 5 बिंदु से प्राप्त है तो कैसा फल देगा? सामान्य फल देगा। सूत्र के अनुसार 5 सामान्य से अधिक फल देगा। चंद्रमा जो है 9 बिंदु प्राप्त है तो 5 से 10 तक है, ये भी सामान्य फल देगा। मंगल को यहाँ 12 बिंदु प्राप्त है तो अब 10 से 15 तक यानी उत्तम फल देगा। यहाँ जो मंगल है कैसा दे रहा है? उत्तम फलदायी है, उत्तम लिख दीजिए। बुध को 14 बिंदु प्राप्त है, मैंने कहा 10 से 15 तक उत्तम फलदायी है तो बुध भी यहाँ उत्तम फल देगा। गुरु को 6 और शुक्र को 6 बिंदु प्राप्त है तो 5 से 10 तक सामान्य से अधिक फल देगा, यानी बुध और शुक्र दोनों ही यहाँ सामान्य से अधिक फल देने वाले हैं। शनि को यहाँ 16 बिंदु प्राप्त है। अब देखिए 10 से 15 बिंदु तो उत्तम फल देता है, और 10-15 से भी अगर किसी को ज़्यादा बिंदु प्राप्त हो गए तो अति, उसे क्या अति शब्द लगा देंगे आप, अति उत्तम फलदायक होगा। इस तरह से हम ग्रहों को कह सकते हैं। जब हमने एकाधिपत्य शोधन किया तो हमें ग्रहों से पता चल गया कौन सी ग्रह ज़्यादा फल देने वाली है, सामान्य फल कौन दे रहा है, उत्तम फल कौन दे रहा है, अति उत्तम फल कौन सा ग्रह दे रहा है, वो हमने यहाँ से ये हमको क्लियर होगा। इससे हम कह सकते हैं कि ग्रहों का बलवान होना, अगर आप ग्रह विचार करते हैं, इसका इस सारणी का प्रयोग करते हैं तो आप फलित करते समय आपको बहुत अच्छा उत्तम फल प्राप्त होगा। मैं तो कहता हूँ इस चीज़ को एकाधिपत्य शोधन करने के बाद जो ग्रहों को यहाँ बल प्राप्त हुआ है ये आपको एक दिमाग में रहेगा। तो या चाहे जैसे हम करते हैं कभी सुदर्शन कुंडली का फलित करते हैं या वर्ष फल का कर रहे हैं तो वहाँ हमें इन ग्रहों की प्रयोग करना, हमको बल अगर प्राप्त है तो हम सटीकता से फल बोल सकते हैं ये ग्रह किस समय क्या फल देगा। दूसरा, ये तो हो गया ग्रहों का बल के अनुसार कैसे क्या फल देंगे, ये हमने देख लिया। ये भी समझो कि ये जो हमने सारणियाँ बनाई इसका क्या प्रयोग है, ये ध्यान रखो कि जैसे मंगल ने मेष राशि से यहाँ गोचर किया तो वहाँ क्या प्राप्त है? 0 का मतलब हो उसे अशुभ फल हो। ये भी नोट कर लेना कि जैसे यहाँ गोचर करते समय किसी भाव में किसी ग्रह को 3 बिंदु प्राप्त हों, यहाँ गोचर करते समय तो एकाधिपत्य शोधन पे कहीं पे 3 बिंदु है वो शुभ फलदायी होगा। 1-2 बिंदु प्राप्त है तो वो सामान्य फल देगा। अगर शून्य कहीं लिखा है तो अशुभ फल देगा जब वहाँ से वो गोचर करेगा। इसी प्रकार अब एक उदाहरण के द्वारा आप समझ लो, जैसे मंगल है प्रथम भाव, प्रथम कहाँ है? मेष राशि कहाँ लिखी हुई है भाई? मेष राशि लिखी हुई है एकादश में। इसी तरह अगर मंगल एकादश भाव से गोचर करेगा तो 0 है, अशुभ फल देगा। जब भी मंगल यहाँ से गोचर करेगा तो अशुभ फल देगा। द्वितीय भाव, अब द्वितीय भाव में देखा आपने वहाँ 1 बिंदु प्राप्त है, यानी ये है द्वादश भाव। वृष राशि कहाँ लिखी हुई है? ये द्वादश भाव में लिखी हुई है। अब मंगल जब द्वादश भाव से गोचर कर रहा तो 1 बिंदु प्राप्त है। मैंने कहा 1 या 2 बिंदु प्राप्त है तो वहाँ मंगल कैसा देगा फल? सामान्य फल देकर जाएगा।
न ज़्यादा अशुभ देगा, अशुभ नहीं दे रहा है, बल्कि वो सामान्य फल दे रहा है। अब यहाँ पर मिथुन और कर्क लिखा हुआ है। मिथुन कर्क राशि में है, यानी लग्न और द्वितीय भाव। वहाँ से जब गोचर करेगा तो 0-0 है, तब भी अशुभ फल दे रहा है। लेकिन यही जहाँ पंचम राशि लिखी हुई है वहाँ 1 बिंदु प्राप्त है, सामान्य फल देगा। जहाँ 6 लिखा हुआ है, 6 कहाँ लिखा हुआ है? लग्न का चौथा भाव। यहाँ पर गोचर करते समय वहाँ उसको 3 बिंदु प्राप्त है। कहने में मंगल जब जो है यहाँ चतुर्थ भाव से गोचर करेगा तो उत्तम फल देगा, शुभ फल देगा। यहाँ पर मंगल इस कुंडली में शुभ फल देकर जाएगा तो वो यहाँ से गोचर करेगा। पुनः समझ लीजिए, यहाँ होगा सब। उसके बाद जहाँ तुला राशि लिखी, तुला राशि पंचम है, वहाँ से गोचर करके सामान्य फल देगा। आठवीं राशि वृश्चिक राशि कहाँ लिखी हुई? छठे भाव में। छठे भाव से गोचर कर रहा है तो 5 बिंदु प्राप्त हैं, यानी अति शुभ फलदायक। मंगल जो है एक तो चौथे भाव में और दूसरा ये छठे भाव में अति उत्तम फल दे रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह ग्रह कहाँ, हम कैसे स्थिति कहाँ गोचर करेगी, कहाँ शुभ फल दे रही है, कहाँ अशुभ फल दे रही है, इसकी गणना हम कर सकते हैं एकाधिपत्य शोधन के द्वारा। अब दूसरा हम जानते हैं, जैसे ये मंगल को हमने उदाहरण लिया। मंगल क्या आता है? भाई का कारक है। अब आपको ये पता करना है इस बच्चे के भाग्य में भाई का सुख है या नहीं है। तो आप कैसे पता करोगे? अब देखो, आप क्या करेंगे, भाई का स्थान आप जानते हैं जन्म कुंडली में कौन सा होता है? ये तृतीय स्थान छोटे भाई का है। अब यहाँ पर देखो, तृतीय स्थान छोटे भाई का है। यहाँ पर क्या है, कौन सी राशि लिखी हुई है? सिंह। अब यहाँ पे सिंह राशि में देखिए क्या 1 बिंदु प्राप्त है, तो भाई का इसको सुख प्राप्त है। सामान्य का मतलब क्या होगा कि भाई है उसका इसको सामान्य सुख प्राप्त होगा। अब तीसरे से तीसरा भी देखा जाता है भाई के लिए। यहाँ से तीसरा क्या है? 1, 2, 3 तुला राशि। तुला राशि पे भी देख लीजिए, वहाँ पर भी 1 बिंदु है, यानी भाई का, छोटे भाई का सामान्य सुख इसको है। छोटे भाई का कारक कौन होता है? मंगल होता है। मंगल जहाँ बैठा वहाँ से तीसरा स्थान भी देखा जाता है भाई के लिए। मंगल आपका कहाँ बैठा हुआ है? या मकर राशि में। यहाँ से तीसरा स्थान 1, 2, 3 मीन राशि हुई। ये ये हो गया मंगल जैसा बैठा हुआ है, वहाँ से तीसरी राशि मीन, तो 1, 2, 3 यहाँ भी 1 राशि है, यानी इसको भाई का सुख है। हम ये कह सकते हैं इस बच्चे के नसीब में भाई का सुख है। इसके द्वारा आप कन्फर्म कह सकते हैं। इसी प्रकार जैसे हमने मंगल का लिया भाई के सुख के बारे में, इसे चंद्रमा से मातृ सुख का, बृहस्पति से संतान के सुख का, सूर्य से पिता के सुख का, शुक्र से स्त्री के सुख का, और शनि दुख का कारक है, दुख का। इस तरह हम सभी की गणना ग्रहों के द्वारा उनके कहाँ गोचर है उससे हम कैसे विचार करते हैं, इसकी चर्चा जब मैं आपको पिंड शोधन करना बताऊंगा। अब पिंड शोधन से पहले भी रेखा जो भी है वो साधन करके उसके बाद पिंड शोधन पे हम चलेंगे। इसके बाद जब पिंड शोधन करेंगे उस समय हम आपको और विस्तृत रूप से इसके फलित करने के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे आप लोग इसका फल देखेंगे। और वैसे मैं नॉर्मल कहो तो वीडियो नहीं लंबी हो जाएगी अगर मैं और आगे चर्चा करूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इतना ही प्रयोग करें कि जैसे कोई आपके पास त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन की आ गई तो आप उसको देखेंगे कैसे, कहाँ उत्तम और समान फल दे रही है, ये देखिएगा। इसके बारे में जब नक्षत्रों के द्वारा पिंड शोधन और एकाधिपत्य जो हमने निकाला है, इसका समन्वय करके जो बिंदु प्राप्त हो रहे हैं ना सबको, कि सूर्य को कितना बिंदु प्राप्त हो रहा है इसका, और जो पिंड शोधन के समय में जो राशि मिलेगी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम नक्षत्र का निकालेंगे कि कब नक्षत्र में ये गोचर करेगा तो कब क्या फल देगा, कब उत्तम फल देगा, कब शुभ फल देगा। इस सब की चर्चा हम जब पिंड शोधन करेंगे उस समय हम आपको बताएंगे विस्तृत जानकारी के द्वारा, जिससे आप एकदम सटीक भविष्यवाणी और भी कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।